हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स, और हम जो है वो अपने पहले बायोमोलिक्यूल की तरफ बड़ी डिटेल में जो है वो बढ़ रहे थे आगे की तरफ. The topics that we discussed in our last classes were proteins, the introduction of proteins, then about the monomers that are called amino acids. After the amino acids, we discussed about the peptide linkage, the linkage or the bond by which the amino acids are joined in a polypeptide chain. अदर देन दैट अब हम आ रहे थे कुछ लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोटीन का, जो था हमारे पास स्ट्रक्चरल लेवल्स क्या हैं प्रोटीन के. तो उसमें से पहला लेवल हमारे पास था प्राइमरी प्रोटीन. प्राइमरी प्रोटीन में हम बात कर रहे थे कि अमाइनो एसिड चेन में किस तरह एक दूसरे से लिंक हुए हैं. ठीक है, इस तरह की चेन स्ट्रक्चर जब प्रोटीन बनाता है तो वो कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर लाइन की फॉर्म में होगा, लीनियर होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास कहलाएगा प्राइमरी प्रोटीन. ठीक है, अब ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो अगर इस तरह का हो जाए, ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा, तो ये कहलाएगा अल्फा हेलिक्स. ठीक है, और अगर यही स्ट्रक्चर इस तरह की शीट लाइक अपीयरेंस देने लग जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बीटा शीट. तो अगर सीधी वाली मतलब लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दे, यानी कि अल्फा हेलिक्स, या फिर वो शीट लाइक बड़ा सा फ्लैट सा फैला हुआ स्ट्रक्चर देगा, तो वो आपके पास कहलाएगा बीटा शीट. ऑल राइट बेटा. अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर प्राइमरी प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर लेगा तो वो दो फॉर्म्स में हो सकता है. प्राइमरी प्रोटीन की जो लीनियर, जो लाइन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर ये चेन अपने आप को स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगी तो ये कहलाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स. ठीक है, और यही सेम स्ट्रक्चर आपके पास अगर जो है वो शीट्स की फॉर्म में बना लिया जाएगा, यानी कि प्राइमरी प्रोटीन ही है, सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, उस चेन ने अपने आप को शीट लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर लिया है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ये आपके पास कहलाता है बीटा शीट. ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं. कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास सेकेंडरी फॉर्म में ही एक्सिस्ट करते हैं. दे आर एक्सिस्टिंग इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन. जैसे कि मैंने आपको हेयर की एग्जांपल दी थी, हमारे जो बाल हैं ये सेकेंडरी प्रोटीन की फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं. ये मजीद कॉइल नहीं होते, मजीद अपने आप को एडवांस नहीं करते, बल्कि एक स्टेज पर मौजूद हैं. इसी तरह से जब मैंने आपको प्राइमरी प्रोटीन पढ़ाया था, जब मैंने आपको लीनियर चेन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन. तो इंसुलिन ने अपने आप को मजीद मॉडिफाई नहीं किया, वो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन की फॉर्म में ही नेचर में एक्सिस्ट करता है. ठीक है, अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करते, तो उनके लिए और एडवांस फॉर्म्स हैं और मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं. तो जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन इन चारों स्टेजेस को पार करे, प्राइमरी बने, फिर सेकेंडरी बने, फिर टर्शरी बने, फिर क्वाटरनरी बने. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, कुछ प्रोटीन
प्राइमरी की फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में कन्वर्ट होकर वहां पर रुक जाते हैं, कुछ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्शरी में कन्वर्ट होकर टर्शरी की फॉर्म में एक्सेस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टर्शरी की फॉर्म में आने के बाद फिर मजीद एडवांस्ड स्टेज पर जाते हैं जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ताकि जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देख सकें। तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर आफ्टर सेकेंडरी, अब सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी यानी कि अल्फा हेलिक्स या फिर आपके पास बीटा शीट बन गई। अब ये अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट अपने आप को मजीद मॉडिफाई करेंगे क्या बनाने के लिए, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी, टर्शरी से हमें पता चल रहा है 3 की बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। टर्शरी मींस थर्ड क्लास, तीसरी क्लास किसी चीज की टर्शरी कहलाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, आपके पास बताया गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसकी अरेंजमेंट किस फॉर्म में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। व्हाट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड 3D। अच्छा, 3D का वर्ड ऐसा है जो बड़ा अच्छे से हमें समझ में आता है आजकल की जनरेशन को, बिकॉज वी वांट 3D मूवीज, ठीक है, वी वांट 3D कैरेक्टर्स। तो 3D इज समथिंग जिसको आप हर एंगल से देख सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कमरे में एक स्पाइडरमैन का पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, मेरे कमरे में स्पाइडरमैन का पोस्टर लगा हुआ है, तो उस पोस्टर को जब तक मैं सामने से देखूंगी तब तो मुझे स्पाइडरमैन नजर आ रहा है बड़ा अच्छा सा बना हुआ, लेकिन अगर मैं उस पोस्टर की साइड पे चली जाऊं और मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे सिर्फ उस कार्डबोर्ड की विड्थ नजर आ रही होगी, मुझे स्पाइडरमैन नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो पोस्टर है वो 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। उस सामने से तो आप देख सकते हैं लेकिन आप साइड से उसको नहीं देख सकते। लेकिन मेरे कमरे में स्पाइडरमैन का एक टॉय भी रखा हुआ है, ठीक है, कैंडी डॉल्स जो होती है ना टॉय, वो टॉय भी रखा हुआ है, ठीक है, स्टैंड पे खड़ा हुआ है मेरे पास स्पाइडरमैन। अब उस स्पाइडरमैन को मैंने अपने सामने टेबल पर रखा, मैं उसको सामने से भी देख सकती हूँ, मैं उसको पीछे से भी देख सकती हूँ, मैं उसको इधर से भी देख सकती हूँ, इधर से भी देख सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉय है मेरे पास, दिस टॉय इज 3 डायमेंशनल, इसका जो व्यू है मेरे पास वो 3 डायमेंशनल है। हम 3D मूवीज देखने के लिए ज्यादा पैसा दे देते हैं इसी वजह से, क्योंकि 3D मूवी देख के ऐसा लगता है कि हम उसके अंदर चले गए हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अर्निंग्स हैं, हमारे जो घर वाले हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सारा 3D है, हमें चीज अपने सामने 3D नजर आती है, ठीक है, हमें इंसान 3D नजर आते हैं, हमें जानवर 3D नजर आते हैं, हमारा जो व्यू है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो अब मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल जो है वो एक पोस्टर की और एक टॉय की दे दी है कि अगर मेरे कमरे में एक स्पाइडरमैन का पोस्टर लगा हुआ है जो मुझे सिर्फ सामने से स्पाइडरमैन दिखा रहा है, तो दैट इज 2 डायमेंशनल। एंड व्हाट इज 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल चीज होती है जिसको आप किसी एंगल से देख सकें, वो 3 डायमेंशनल वो चीज जिसको किसी एंगल से देख सकें, ठीक है, फ्रंट से भी देख सकें, बैक से भी देख सकें, दोनों साइड से भी उसको जो है वो आप उसी तरह से ऑब्जर्व कर सकें जिस तरह आप उसे सामने से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है 3D स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास अगर सेकेंडरी प्रोटीन किसी वजह से जो है वो 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। आगे क्या लिखा है, बाय फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग। फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट सबको होगा, किसी भी चीज को तय करना, ठीक है, किसी बड़ी फैली हुई चीज को तय करके छोटी चीज में कन्वर्ट करना फोल्डिंग कहलाती है। हम कपड़े तय करते हैं, ठीक है, जब धुल जाते हैं तो कपड़ों को तय करके घर में रखा जाता है। इसी तरह से जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट आपके पास है, उन दोनों को फोल्ड करके और फोल्ड करने के बाद मजीद फोल्ड करेंगे तो वो हो गया सुपर फोल्ड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग या सुपर फोल्डिंग करने के बाद जो आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है, उस मैंने एक टर्शरी स्ट्रक्चर दे दिया, तो और अगर मैं इसको रोटेट कराना शुरू करूं ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, तो आपको हर एंगल से ये स्ट्रक्चर सिमिलर नजर आएगा। इसका हर एंगल आपको बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सामने से तो प्रोटीन नजर आ रहा है, यहाँ से देखा तो एक पतली सी चीज नजर आ रही है, पोस्टर टाइप अपीयरेंस नजर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो 3D स्ट्रक्चर नजर आने का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम हर डायमेंशन से देख सकें। नीचे इस वक्त आपके पास एक डायग्राम है बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर की, जिसको इन्होंने थोड़ा सा सिंपल करके बनाया हुआ है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। देखो नीचे डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि बीटा शीट को इन्होंने लेबल किया हुआ है। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि बीटा शीट किस तरह से एसोसिएट मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर बना रही है। सिमिलरली राइट लोअर साइड पर देखिए आपके पास अल्फा हेलिक्स की जो है वो लेबलिंग की हुई है। तो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि इसी एक ही अल्फा हेलिक्स भी मौजूद है, ऊपर की तरफ बीटा शीट भी मौजूद है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में आपको कॉइल नजर आ रहे हैं। जैसे कॉइल्स होती है ना, कोई चीज उलझ जाती है, उस तरह का उलझा हुआ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इट मीन्स that this is structured by folding and superfolding। आपको वो एग्जाम्पल देखिएगा, पहली एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। पहली एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है मायोग्लोबिन। अच्छा भाई, मायोग्लोबिन क्या होता है? अच्छा, मायोग्लोबिन का नाम पढ़ के आपको लग रहा होगा मिस हमने हीमोग्लोबिन तो पढ़ा हुआ है लेकिन मायोग्लोबिन नहीं पढ़ा हुआ। तो भाई हीमोग्लोबिन का ही भाई है ये मायोग्लोबिन, बिल्कुल सगा भाई है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आपके ब्लड को रेड कलर देता है। मायोग्लोबिन का काम ये है कि ये आपके मसल्स को रेड कलर देता है। ठीक है, गोश्त कैसा होता है? गुलाबी गुलाबी, लाल लाल, जबरदस्त वाला, सफेद तो नहीं होता ना। तो इस वजह से ही होता है क्योंकि पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो पिगमेंट कहलाता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है और मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ आपके मसल्स में। मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ आपके मसल्स के अंदर। ठीक है, फिर से सुन ले बेटा, मैंने आपसे कहा कि मायोग्लोबिन आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन का भाई है। अगर आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन पता है तो आपको मायोग्लोबिन का भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हमारे ब्लड में वो रेड कलर का पिगमेंट जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को रेड कलर देता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एंड द सिमिलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स, जो कि क्या कर रहा होता है? मसल्स को रेड कलर दे रहा होता है, मसल्स में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है बेटा जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है टर्शरी स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अदर देन दैट एक और आपके पास नाम लिखा है लाइसोजाइम। अच्छा, आखिर में जो जाइम लिखा है तो आपको बता देगा कि ये एक एंजाइम का नाम है। अच्छा, ये आप नाम याद कर लें, इसका पूरा टॉपिक आपके पास आगे आएगा भी। मैं आपको सिर्फ अभी बता देती हूँ ये कहाँ होता है कि आंखों में होता है। में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। आपने देखा होगा आंख में कोई कचरा जाता है, उसके बाद हम उसको ऐसे 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 रब करते हैं और जब हाथ उठाते हैं तो हम सही होते हैं। ऐसे ही होता है ना मोस्टली। तो वो कहाँ गया? जो आंख में गया था कचरा, वो कहाँ पर गया? उसको इस एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद ये कचरा आपके इस साइड पर या इस साइड पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हमारी आंख में जाती है और अगर हम उसको रब कर लेते हैं तो हमारी आंख है, यानी कि समझ लो उसको डीएक्टिवेट कर देता है और फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं अपनी आंखों में से। सही है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरह का प्रोसेस है, लेकिन ये एक चीजें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो कि टर्शरी इन नेचर है। ठीक है, अच्छा उमर, मैं आपकी ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में करूंगी। मैं क्वार्टरनरी पढ़ा लूं, फिर दोनों के बारे में क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको जो है वो अनम्यूट करूंगी थोड़ी देर में। अच्छा, आखिरी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कहलाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फोर्थ, 1/4 ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वार्टर। ठीक है, या 1/3 डिपेंडिंग ऑन द टोटल एरिया। तो क्वार्टरनरी का मतलब यहाँ 4 के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? when subunits of large polypeptide chains, बड़े बड़े लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जब छोटे छोटे यूनिट्स की तरह एक दूसरे में मिलते हैं, when subunits of large polypeptide chains are associated together, जब सारे एक साथ आकर मिलते हैं
टू फॉर्म अ ह्यूज मॉलिक्यूल। ह्यूज का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। ठीक है, क्या लिखा है, अगर छोटे छोटे सब यूनिट्स, यहाँ मोनोमर्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है इस बात, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोनोमर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब यूनिट्स। ठीक है, सब यूनिट्स क्या होता है कि अभी तक जो आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ प्राइमरी हो, कुछ सेकेंडरी हो, कुछ टर्शरी हो, सब बहुत सारे मिलकर एक बड़ा प्रोटीन बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अभी डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, पहले कहलाते हैं होमोजीनियस, दूसरे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, अगर सारे सब यूनिट्स जितने भी लगे हैं वो सब सिमिलर हो, एक जैसे हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना किसी के कलर में कोई फर्क, ना किसी के शेप में कोई फर्क, सब सिमिलर हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है होमोजीनियस, यानी कि एक सा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आपके पास हीमोग्लोबिन। अभी टर्शरी में किसकी एग्जांपल आई है, मायोग्लोबिन की आई है, जो कि रेड कलर दे रहा था आपके मसल्स को। अब आपके पास आ रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज नॉट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, इट इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। व्हिच काइंड ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इट इज अ होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें जितने भी सब यूनिट सारे के सारे एक ही कलर के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, एक ही कलर के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, सब चीजें जो है वो एक ही तरह की होती है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो आपके पास है वो है हेट्रोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी भी डेफिनेशन से हमें समझ में आ गया कि भाई सारे सब यूनिट्स अगर सिमिलर नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, ठीक है, तो सब में अगर डिफरेंसेस हैं तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, एटीपी सबको पता है, बस उसी का एक रिश्तेदार है। एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एटीपी बनाता है आपकी बॉडी में। अभी ये भी नहीं पढ़ा है आपने, ये भी आगे एक टॉपिक है, आप इस चीज को पढ़ेंगे। मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी है कि जब आप इस कोर्स को खत्म कर चुके होंगे और जब आप इंशाल्लाह ताला पेपर्स के लिए जा रहे होंगे, तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा बहुत अच्छे से कि ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स क्या है। पेपर तो तभी दोगे ना, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने में टाइम जाया नहीं कर सकती। बस ये याद रखो कि ये कॉम्प्लेक्स है जो एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हेट्रोजीनियस क्वार्टरनरी है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर है। अब आ जाओ नीचे की डायग्राम में। पहला स्ट्रक्चर है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी समझ में आ गया था, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये भी समझ में आ गया था। किस तरह का होता है, फोल्डिंग हुई भी होती है, ये भी समझ में आ गया था। ये बना है 3D स्ट्रक्चर, सही है, टर्शरी। अब देखो बराबर वाली डायग्राम में यही सेम स्ट्रक्चर है लेकिन अलग अलग कलर में बना हुआ है। एक पर्पल में बना हुआ है, एक फ्रोजी में बना हुआ है, एक लाइट पर्पल में बना हुआ है, एक ग्रीन में बना हुआ है। स्ट्रक्चर सारा वही है जो बराबर में टर्शरी बना हुआ है। देखो उसके, यानी कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर के 4 सब यूनिट्स आपस में मिल गए, तो 4 सब यूनिट्स आपस में मिल गए तो क्या बना, तब बना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब ये बताओ कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, नजर ही आ रहा है हमें आंखों से कि सारे सब यूनिट्स आपस में सेम है, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते तो कोई आड़ा होता, कोई टेढ़ा होता, कोई गोल होता, कोई चौकोर होता, ऐसा नहीं है, सब एक ही शेप की नजर आ रहे हैं, सिर्फ कलर अलग अलग है। कलर इसलिए अलग करके दिखाए गए ताकि आपको नजर आ सके कि ये सारे सब यूनिट सिमिलर है। तो ये जो सब डायग्राम आपके सामने है, ये होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की है, यानी कि आप इसको हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको आप हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, और ये जो बराबर में टर्शरी बना हुआ है इसको आप मायोग्लोबिन कह सकते हैं। ये फर्क है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में, दोनों का काम एक ही है, रेड कलर दे रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू द मायोग्लोबिन। स्ट्रक्चर से ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, स्ट्रक्चर में ही नजर आ रहा है हमें। सही है, 4 सब यूनिट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वो एक दफा में कैरी कर लेता है। मायोग्लोबिन के पास एक सब यूनिट है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर है, तो वो एक दफा में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है सिर्फ। जिसके पास जितनी जगह होगी वो उतनी अकोमोडेशन देगा ना।
तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के पास क्योंकि बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा सब यूनिट से ये मिलकर बना हुआ है, तो इस वजह से इसके पास काफी जगह है ऑक्सीजन को रखने की। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक दफा में अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, लेकिन मायोग्लोबिन सिर्फ 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक दफा में ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एंड हो गया आपका स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। अच्छा, अब जरा उमर कहाँ पर है, अब आप जो है वो उठाइए ताकि फिर मैं आपके सवाल का आंसर दे सकूं। और किसी को भी कुछ पूछना है अगर? जी पहले उमर आप बताइए। नहीं हम ये कह रहे थे कि उस वक्त आपका इंटरनेट थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो लाइसोसोम के बारे में दोबारा एक्सप्लेनेशन दे दें, तो आप बता रही थी। लाइसोसोम इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। लाइसोसोम आपके सेल का एक ऑर्गेनल है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपकी आंख में मौजूद होता है, और हमारी बॉडी में क्योंकि कोई भी चीज अगर एंटर होती है बाहर से तो उसके खिलाफ एक्शन प्रोड्यूस किया जाता है, सही है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इन योर बॉडी। तो जब आपकी आंख में कोई कचरा जाता है तो आप जब उसे रब करते हैं तो आपकी आंख के अंदर जो एंजाइम होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जब आप आंख हटाते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, आपकी आंख सही हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो जो कचरा था उसको एक एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। तो वो एंजाइम कहलाता है लाइसोजाइम, ये आपकी आंख में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? टर्शियरी और क्वार्टरनरी सबको समझ में आया? टर्शियरी और क्वार्टरनरी सबको समझ में आया? अच्छा, बुक में आपके ना ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये टॉपिक स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन के नाम से होना चाहिए था, ठीक है। स्ट्रक्चर के लेवल्स हैं ये। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन मौजूद है तो यकीनन पहले वो प्राइमरी प्रोटीन बना होगा, फिर वो सेकेंडरी प्रोटीन बना होगा, फिर वो टर्शरी बना होगा, और आखिर में जाके वो क्वार्टरनरी बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोटीन डायरेक्टली क्वार्टरनरी की फॉर्म में आपके बॉडी ने बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें दिमाग में रखना है कि ये लेवल्स हैं। जब तक आप लेवल 1 क्लियर नहीं करेंगे तो लेवल 2 पर नहीं जा सकते। बाज लोग लेवल 2 तक पहुंचते हैं खाली, तो उनको सेकेंडरी प्रोटीन कह दो। बाज लोग लेवल 4 तक पहुंच जाते हैं, मॉडिफाइड लोग हैं भाई, तो उनको आप क्वार्टरनरी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चारों लेवल्स हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं, चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। चारों ऐसे लेवल्स हैं कि उनकी फॉर्म में प्रोटीन्स जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ है। अब हमारे पास प्रोटीन का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चलेंगे। अब है अगला टॉपिक फंक्शन प्रोटीन। अच्छा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो है वो सोचा कि इसको डायग्राम की फॉर्म में जरा अच्छा सा जो है वो आप लोगों के सामने कन्वे करूं ताकि आपको याद रहे। इस वक्त इस डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसमें से कुछ आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है कि प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या क्या काम कर रहा है। इस डायग्राम के 2 हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा है जो बोल्ड में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। पहला हिस्सा वो है जो ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है, और फिर उसके नीचे कुछ ब्रैकेट में उन्होंने नॉर्मल फॉन्ट में एग्जाम्पल्स दी हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करनी, ये एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करनी। ये जो बोल्ड में ऊपर लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रोटीन ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और प्लीज ये डायग्राम मैं आपको पढ़ाने के लिए दिखा रही हूँ, पेपर में ये नहीं बना दीजिएगा। अगर बनाए भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखना भी है साथ में। ऐसा नहीं हो कि खाली डायग्राम बना के छोड़ दिया, पॉइंट वाइज लिखना भी होगा आपको कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि फिर मुझसे ये बेवकूफाना सवाल कोई ना करे। भाई ये इंटर का जो बोर्ड है ना ये मांगता है लिखाई। यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने सिर्फ डायग्राम के थ्रू अपना जो है वो टॉपिक क्लियर कर दिया और आपका काम हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, जितना आप लिखेंगे उतना आप अपनी जो है क्या कहते हैं कैपेबिलिटीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ चार्ट्स बना नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपसे सवाल ही ऐसा है टू मेक द बुलेट्स एंड देन राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, बेशक वो कितनी भी आसान लैंग्वेज में क्यों ना हो, ठीक है। जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप ये भी वहां मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले इट इज रिटन एज स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? आपको मैंने पहली बात जो प्रोटीन के अंदर पढ़ाई थी वो क्या था?
मैंने जो पहली बात आपको प्रोटीन के अंदर बताई थी वो क्या थी भाई? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी जिस ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन आपकी बॉडी की हुई है, दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स, यानी कि जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग खड़ी है आपकी बॉडी की, द फाउंडेशन, द कोर वैल्यूज, ठीक है, द कोर सब्सटेंसेस, द मटेरियल्स, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सेकंड आपके पास, अच्छा मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ठीक है, अभी 12 बजे वाली मैंने आपको बताई है फंक्शन, अब आगे मैं आती जा रही हूँ, यानी कि अब 1 बजेगा। एंजाइम, सेकंड फंक्शन कौन सा है? एंजाइम्स। Enzymes are biocatalysts. Enzymes speed up the chemical reactions that are taking place in your body. Enzymes are regulating the mechanism, the metabolism, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में बताया था कि मेटाबॉलिज्म लाइफ है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शन, और भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम आपके पास एक और एग्जांपल हो गई फंक्शन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम के नीचे हार्मोन्स, बच्चे ना डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं एंजाइम और हार्मोन का, ठीक है, मैं आज बता रही हूँ तो उसको याद रखना है। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, इसका काम है केमिकल रिएक्शन बढ़ाना, ठीक है। दूसरा है हार्मोन। हार्मोन प्रोटीन के अलावा और भी चीजों के बन सकते हैं। हार्मोन लिपिड इन नेचर भी होते हैं, हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर भी होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं। हार्मोन का काम ये होता है कि ये हमेशा ग्लैंड से निकलते हैं। एंजाइम सेल के अंदर बनता है, हार्मोन हमेशा ग्लैंड से निकलता है। हार्मोन को कहा जाता है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। पंखे का बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करते हैं, लेकिन उसके साथ रेगुलेटर अलग लगा हुआ होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। पंखे का बटन खोलने के बाद रेगुलेटर भी लगा होता है बराबर में, कम ज्यादा करने के लिए। सिमिलरली काम बॉडी में हो रहा है, लेकिन उसको कम ज्यादा करने के लिए जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना बॉडी में, वो है हार्मोन। हार्मोन आपकी बॉडी के फंक्शंस को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। खाना खाया, शुगर बढ़ गई, हार्मोन निकलेगा शुगर को कम कर देगा। इतनी कम हो गई कि अब जो है वो भूख लगने लग गई, ठीक है, तो अब क्या निकलेगा? दूसरा हार्मोन निकलेगा जो शुगर को बढ़ा देगा। तो ये क्या कर रहा है? कम भी कर रहा है, ज्यादा भी कर रहा है। तो द केमिकल रेगुलेटर्स ऑफ योर बॉडी, रेगुलेटर से हमेशा दिमाग में ये पंखे वाला रेगुलेटर लाना, तो खुद ही समझ में आ जाएगा रेगुलेटर किस चीज को कहते हैं। किसी भी चीज को कम या ज्यादा करना, ठीक है। ऑन है एक चीज, चल रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ उसको कम या ज्यादा करना काम किसका है? रेगुलेटर का। तो आपकी बॉडी में कौन है रेगुलेटर? हार्मोन। तो हार्मोन इज अ डिफरेंट थिंग और एंजाइम इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, उसके बाद नीचे आइए, लिखा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बॉडी में, तो भाई जाहिर है इतनी बड़ी बॉडी है, बॉडी के किसी कोने खुदरे में कोई काम हो रहा है तो सिग्नल तो भेजना है ना, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन से फंक्शन आएगा, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है कि भाई मेरे अंदर वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है तो तुम जो है वो अपने आप को बचा लो, या मेरे अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है तो तुम अपने आप को बचा लो। तो वो कैसे बचाएगा? बताएगा, वो उर्दू थोड़ी बोलता है कोई, तो सिग्नल भेजेगा ना। तो जितने भी आपकी बॉडी में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक दूसरे को सिग्नल भेजने वाले, तो सिग्नलिंग जो है ना हमारी बॉडी में, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ठीक है, वाईफाई, वाईफाई जो चल रहा है ना बॉडी में, वो क्या है? वो प्रोटीन इन नेचर है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। उसके बाद नीचे आइए, एंटीबॉडीज। हमारे जिस्म में बीमारियां होने के बाद उसकी बनती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन से भी बनती है। चैप्टर नंबर 1 में मैं ही आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग ये कह तो नहीं सकते कि आपको ये नहीं आता। तो अगर वैक्सीनेशन होती है तो किस लिए होती है? ताकि बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए ना। तो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन इन नेचर होती है, ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आगे लिखा है फ्लूइड बैलेंस। आपकी बॉडी में जो पानी का एक बैलेंस है ना, कि ज्यादा पानी लॉस भी नहीं होता, ज्यादा पानी भरता भी नहीं है, फ्लूइड के आने जाने का एक बैलेंस है। ये बैलेंस कौन मेंटेन करता है? प्रोटीन मेंटेन करता है, ठीक है। आगे लिखा है एसिड बेस बैलेंस। आपकी बॉडी में जो एसिड और बेस का बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है? वो भी प्रोटीन मेंटेन करता है। कैसे?
आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर एक बेसिक ग्रुप है और एक कार्बोनिक ग्रुप है, याद है ना। एक बेसिक ग्रुप कौन सा था, अमाइनो ग्रुप, और एसिडिक ग्रुप कौन सा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस वजह से एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। उसके ऊपर क्या है, चैनल्स एंड पंप्स। हमारे सेल्स में कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल किस चीज को कहते हैं, जिसके थ्रू कोई चीज गुजर सके, इधर से उधर जा सके। आपका सेल है जो पूरी तरह से बंद है, इसके दरवाजों में ना पंप लगे हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं, जिनसे बाहर की चीजें अंदर आती हैं, अंदर की चीजें बाहर जाती हैं। तो वो चैनल, वो पंप्स, वो तमाम रास्ते क्या है, प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वैसे ये वाला पॉइंट स्ट्रक्चर में भी आ सकता था, लेकिन वेल चैनल्स एंड पंप्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, तो इस वजह से हमने इनके जो है वो पॉइंट को अलग भी कर सकते हैं। आखिरी में लिखा है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। आपके ब्लड में चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से निकला, वहां से फिर जाके पूरी बॉडी में फैल गया। खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, फिर वहां से होगी ट्रांसपोर्ट शुरू। एक एक सेल को खाना भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट चलेगी ना। तो ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं आपके ब्लड में, ये सारी जितनी भी खाना पहुंचाएंगी ना आपके बॉडी के हर जो है क्या कहते हैं, सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, एवरी नर्व, एवरी सेल, तो ये सारी जो चीजें होंगी दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो आपके पास एक ओवरऑल व्यू मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कि प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल्स पढ़ के नहीं बताई, क्योंकि फिर मुझे एक एक बताना पड़ता। आप नहीं भी पूछते तब भी मैं बताती, मेरे पेट में बहुत दर्द होता, तो फिर जो है ना वो टाइम निकल जाता। इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स या नहीं बताई हैं, क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है, और फिर अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बड़े मसले हो सकते हैं। वैसे इसमें से आधी से ज्यादा चीजें आपके पास आगे चैप्टर्स में आएंगी, तो वो आप जब पढ़ लेंगे तो मे बी आपको ये डायग्राम समझाने की जरूरत भी ना पड़े, आप ये खुद ही कर लेंगे। तो ये आपके पास कुछ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन है। अब सवाल मुझे पता है मेरे पास जरूर आएगा, मिस हम इसको पेपर में कैसे करेंगे, आपने तो डायग्राम दिखा दी। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स। तो आपने लिखा प्रोटीन प्लेज वाइटल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, खत्म। उसके बाद है एंजाइम्स। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दैट इज व्हाई प्रोटीन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एज एंजाइम्स इन आवर बॉडी, बात खत्म। उसके बाद हार्मोन्स के बारे में भी, मतलब इस शेयर में शायद कहते हैं कि आगे कुछ भी लगा दें, पॉइंट यही होना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसी आपने इंग्लिश यूज करनी है, कैसे आपने वर्ड्स यूज करने, द पॉइंट शुड बी क्लियर। तो आपके पास ये पॉइंट्स हैं, इनको अपने पास जो है वो ग्रैस्प कर लें, बुलेट्स बना लें, ताकि फिर आप उसमें इट और दा और एंड लगा के उसको जो है क्या कहते हैं पेपर में लिख सकें। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट प्रोटीन। अगला टॉपिक जो है ना वो हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर आपके पास प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया खत्म। अच्छा, प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोटीन पे अगर नोट लिखने के लिए आ जाए पेपर में लॉन्ग में, तो क्या करेंगे? जी बेटा शोएब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा। जी मैं पॉइंट्स कितने लिखने हैं? किस चीज में? प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के पॉइंट्स कितने लिखने हैं? अच्छा अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये जो है ना वो ये सवाल तुम लोगों के मुझे पता है कभी खत्म नहीं होंगे, ये आखिरी दिन तक बच्चे कर रहे होते कितने लिखने। अरे भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटीन, आप प्रोटीन के बारे में क्या जानते हैं। मैं आपको बिठाऊं और आपसे बोलूं यार मुझे आईफोन के बारे में बताओ, तो आप मुझसे पूछेंगे कितने पॉइंट्स बताएं मिस, 5 बताएं, 6 बताएं। आप शुरू हो जाएंगे यार आईफोन की जो बात है ना वो एंड्रॉइड की नहीं है, ये नहीं होता उसमें, वो नहीं होता। जो आईफोन के दीवाने होते हैं वो एंड्रॉइड नहीं लेते, जो एंड्रॉइड के दीवाने होते हैं वो आईफोन नहीं लेते। तो क्या मुझसे पूछेंगे कितने पॉइंट्स बताने मिस? बेटा ये रट्टा, ये जो एक होती है ना चीजें के पूछा तो ये बताना है, ये मैट्रिक तक है, इसको बिल्कुल भूल जाएं, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से इरेज आउट कर दें। अब आपने इंटर में चीजों को, स्पेशली बायो में तो बेटा ये नहीं चलेगा कि इतने पॉइंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस चीज के बारे में क्या क्या जानता हूँ या क्या क्या जानती हूँ, ठीक है। मैं अभी वही बता रही हूँ। प्रोटीन पे आता है नोट लिखने के लिए लॉन्ग में। लॉन्ग का मतलब है व्हाट एवर यू नो अबाउट इट यू हैव टू राइट इट। अगर बुक में या आपको जो है वो उसकी 8 हेडिंग्स आती हैं तो आप 8 लिखेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज लॉन्ग।
लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर कोर्स, योर बुक, योर लेक्चर, यू हैव टू नोट, राइट इट डाउन। तो अगर प्रोटीन पर नोट आता है तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे प्रोटीन का जो है वो नाम जो है वो प्रोटियोस से निकला है, उसका नाम, उसका मतलब होता है फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लिखा प्रोटीन को सबसे पहले बार्जेलियस ने डिस्कवर किया था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। अब आपने बताना शुरू किया प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 50% ड्राई वेट कंटेन करते हैं। ये सारी बातें आपने लिखी। उसके बाद लिखा आपने सोर्सेज, कैसे मिलता है आपको प्रोटीन। हमें मिल्क से प्रोटीन मिलता है, हमें हर तरह के मीट से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, फिशेस से मिलता है, एवरीथिंग जो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद आप आए मोनोमर की हेडिंग डाल दी या अमाइनो एसिड की हेडिंग डाल दी। Amino acid is the monomer of protein. Every protein is made up of amino acids, mostly more than 100 amino acids. Mostly जो प्रोटीन होते हैं वो 100 अमाइनो एसिड से ज्यादा से बनते हैं। अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स एक्सिस्ट करते हैं नेचुरली, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जनरल फॉर्मूला दे दिया अमाइनो एसिड का। फिर आपने बताया इसमें जो R ग्रुप है इसकी जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पेप्टाइड लिंकेज दिखा दिया। फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता दिए, चारों की डेफिनेशन लिख दी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, उनकी एक एक एग्जांपल लिख दी। आखिर में आपने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की हेडिंग डाल के 4-5 पॉइंट लिखे, बात खत्म। बहुत ज्यादा लग रहा होगा लेकिन करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में आता है तो सब कुछ करना पड़ेगा। लॉन्ग सिर्फ 2 आते हैं, टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग सिर्फ 2 आते हैं एंड आई थिंक 40 मिनट्स आर इनफ फॉर देम। 40 मिनट में आपके 2 लॉन्ग आराम से हो जाते हैं। बाकी जो पूरा टाइम आपके पास होता है वो शॉर्ट के लिए होता है, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इतना टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अगर आ गया है तो टेंशन लो, लेकिन लिखना पूरा ही पड़ेगा, उसमें कोई जो है क्या कहते हैं छूट नहीं मिलती है। सही है। और कोई क्वेश्चन है? कितने नंबर लिखने हैं, कितना लंबा एक पॉइंट होना चाहिए, 1 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए, मार्जिन दोनों तरफ होनी चाहिए या चारों तरफ होनी चाहिए, ऐसे और कोई सवाल है? ठीक है, ये वो लेवल है जहां तुम सड़े हुए पेपर पे हमें लिखकर दो 2 पॉइंट, लेकिन उसमें बात जबरदस्त होनी चाहिए। तो हम ना पेपर देखेंगे, ना तुम्हारी इंक देखेंगे, ना ये देखेंगे कि उस पेपर पे लाइंस नहीं है, हम तुम्हें नंबर देंगे, ठीक है। पॉइंट शुड बी वैलिड, बात सही होनी चाहिए, ठीक है। ये अब कॉन्सेप्ट की लड़ाई है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो है वो रट्टा खत्म है और कॉन्सेप्ट शुरू है। तो इस वजह से मुझे अब ये जो है ना ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, मैं आपको बुक से बोल रही हूँ। आपका पेपर मेरे पास आता है ना, उसमें लेक्चर की कोई बात है ना उसमें बुक की कोई बात है, मुझे कोई मसला नहीं है। आप दुनिया के किसी के नोट से करें, दुनिया में कोई आपको बुक मिले आप उससे करें, बात अगर सही है तो नंबर आपको मिले। आप विकिपीडिया से तैयारी करें, आप कहीं से भी करें, टॉपिक शुड बी क्लियर, सही है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी को? अब तो नहीं होगा, चले ठीक है। अब याद कर लें, अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में मिलते हैं। पहले क्वेश्चनिंग आपकी सुन लेंगे, अगर कोई होगा तो उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।